जय हिंद। आइए, जो हम लोग अभी मौलिक अधिकार देख रहे हैं उससे आगे हम लोग देखते हैं। हमने कल समता का अधिकार की बात कर लिया था। ये भी बताया था कि 6 प्रकार का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, जो भारतीय नागरिक को मिला हुआ है, साथ में विदेशियों को भी मिला हुआ है। आज हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता 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 का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार जब हम लोग देखते हैं तो उसमें आपको आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 ये 4 आर्टिकल है जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ये जो 19 का अधिकार है, 19 जो अधिकार है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। चूँकि हमने कहा था पिछले क्लास में ही कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसमें ये विदेशियों को, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको इस तरह का अधिकार, ये अधिकार नहीं प्राप्त है। इसमें देखते हैं सबसे पहला आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 देखिए, आर्टिकल 19 जो है ये समझिए कि अधिकारों का एक संग्रह है। यही है जो आपको मूल रूप से ये अधिकार देता है कि आप अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। आप कोई सभा, सम्मेलन, विरोध प्रदर्शन ये सब कर सकते हैं। आप कोई संस्था भी बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, कोई पार्टी खड़ा कर सकते हैं, है ना। और कहीं पे आप पूरे देश में आप भ्रमण भी कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। कहीं पे निवास करने का अधिकार है, कहीं पे कोई जो व्यापार है, कोई रोजगार है, उसको आप शुरू कर सकते हैं। इसमें ये जो अभी 6 अधिकार देख रहे हैं उसमें पहले एक और अधिकार था, वो था संपत्ति का अधिकार, जो 19F में था। 19F में ये वर्णित था संपत्ति का अधिकार। अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन हम लोग जानते हैं कि 1978 में हुआ था और इसी के द्वारा यहाँ से इसको उठा करके और 300 का में इसको रखा गया है। 300 का के तहत अब ये कानूनी अधिकार है। जो 19 आर्टिकल है, 19 आर्टिकल में आपको 6 तरह के, वर्तमान में अभी 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं। देखिए, इसको याद करने का एक तरीका होता है। 6 इतना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी ये सीरियल ढंग से भी पूछा जाता है, ABCD करके ये दिया गया है। अरा तो उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या कहता है और कैसे हम इसको याद करेंगे। जैसे 19A की बात करते हैं। 19A में कहा गया है कि विचार और अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही आपको प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है। कहने का मतलब है कि आप अपने विचार आप दुनिया के सामने रख सकते हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। आप कोई बात अगर कहीं पे कहना है तो उसके इसी अधिकार के तहत आप बता सकते हैं। आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है और उस पे बहुत तरह की बातें जो है लोगों के द्वारा किया जाता है। तो वो सभी बातें, प्रेस की स्वतंत्रता है, ये सभी बातें हैं जो आर्टिकल 19 के A में वर्णित है। लेकिन जब ये अधिकार दिया गया है तो उसमें ये भी कहा गया है कि देखिए, आपको अधिकार ये मिला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे बातें भी करने लगे, ऐसे भी
अभिलेख या कुछ लिखित प्रमाण आप सभी के सामने या समाज के सामने आप व्यक्त करने लगे, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाए, किसी मेन किसी कोई समुदाय ऐसा है कि जिनको ये बातें अच्छी नहीं लगती है, या तो उनमें कुछ हर्ट की भावना उत्पन्न हो जाए। कहने का मतलब है कि जब ये अधिकार दिया गया है तो उसके साथ में उस पे कुछ निषेधात्मक भी लगाया गया है। तो देखिए, पहला क्या कहा, विचार अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति मतलब विचार और अभिव्यक्ति की बात करता है, जिसमें आपको किसी भी बात को सरकार के सामने, समाज के सामने आपको रखने का अधिकार है। आप या तो मौखिक रूप से रख सकते हैं या आप लिखित रख सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप एक वीडियो भी जारी कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा कोई बात या ऐसा कोई अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं करना है जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़े, है ना। तो ये है जिसमें आपको इसमें याद रखिएगा, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है कि आर्टिकल यदि हम 19B को देखते हैं तो कहा जाता है सम्मेलन करने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार। लेकिन कब? बिना हथियार। ये शब्द आप याद रखिए, हथियार। ये जो अधिकार आपको मिला हुआ है कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, सभा बुला सकते हैं, तो उस सभा में आपको हथियार का प्रयोग नहीं करना है। अब जैसे एक बार हम पढ़ रहे थे तो बिहार में एक रैली होने वाला था, लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली। तो लाठी को एक हथियार के रूप में उस समय न्यायपालिका ने ये कहा था कि आप इस तरह से आप सभी को लाठी लेकर के आना था। तो उस पे प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि आपको बी ये अधिकार देता है कि आप सभा बुला सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, आप किसी को विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके लिए जो अभी हम लोग देख रहे थे, दिल्ली में बहुत बड़े आंदोलन हुआ जिसको कॉकरोचों का आंदोलन कहा गया। अभी झारखंड में देखिएगा तो वहाँ पर भी जेपीएससी के जो खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो ये सब आंदोलन आप कर सकते हैं, लेकिन वो आंदोलन ऐसे होना चाहिए जहाँ पे हथियार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे आंदोलन नहीं होना चाहिए जिससे कोई सामाजिक सद्भाव जो है बिगड़ जाए। अगर उस तरह का होता है तो उस पर आप प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, है ना। तो ये हमारा जो सभा सम्मेलन का था। देखिए, एक बात और इसमें याद रख लीजिए, इस आर्टिकल के तहत आपको हड़ताल का अधिकार नहीं है। ये बातें आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। आप किसी को विरोध करते हैं या काम रोकते हैं, है ना, तो उसमें आपका हड़ताल का अधिकार इसमें नहीं है। ये अच्छी तरह से जान लीजिए। क्या है कि 19 का सी की बात करते हैं। 19 के सी बताता है कि आप संघ बना सकते हैं, आप कोई पार्टी बना सकते हैं, है ना। लेकिन वो पार्टी जब आप बनाइएगा तो वो कोई जातीय आधारित नहीं होना चाहिए, कोई धर्म आधारित नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जिससे लगे कि इससे समाज को कुछ माने खतरा है या सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का शंका है। आप इस तरह से कोई संस्था आप स्थापित नहीं कर सकते। हाँ, आगे हम लोग जब धर्म की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो उसमें क्या प्रक्रिया है इसका, उस पर बात करेंगे। संघ बनाने का अधिकार है। अब यदि
19D की बात करते हैं, है ना, तो आपको भारत में आपको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने माने भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। लेकिन देखिए, जब संविधान में आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है तो कुछ उसको पे पाबंदियां भी लगाई जाती है कि हाँ, कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे आपको यदि नहीं जाना है, क्योंकि सरकार उसके लिए कानून बनाती है, हाँ, तो कहीं भी आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। डी की बात करते हैं, 19D हो गया। ई कहता है कि आप भारत के क्षेत्र में कहीं भी बस सकते हैं, माने निवास कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप किस राज्य का निवासी हैं, किस जिले का निवासी है, किस प्रखंड में आप रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप यदि भारत के नागरिक हैं तो भारत के किसी भी जगह पे जा करके आप निवास कर सकते हैं। हाँ, फिर वही बात कि वैसे जगह पे आप नहीं निवास कर सकते हैं, या तो जो प्रोटेक्टेड है, जहाँ पे ये जैसे कुछ आदिवासी क्षेत्र है, कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को वहाँ पे बसने का अधिकार नहीं है। तो ये सब संविधान में वर्णित है कि कहाँ आपको नहीं जाना है ना। देखिए, ये जो ई था हमारा, जो 19F जो था, यही संपत्ति का अधिकार था। इसको 1978 के 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये अब 300 का में इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब ये अधिकार को आपको अब आम नागरिकों के लिए ये अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, 19 का हम लोग जी देख लेते हैं, है ना। ये कहता है कि आप अपने किसी भी वृत्ति, रोजगार या कोई व्यापार आप कर सकते हैं, कोई व्यापार वृत्ति आप कर सकते हैं। देखिए, व्यापार करने का अधिकार है। जैसे आप छोटे दुकानदार हैं, छोटा बिजनेस कोई करते हैं, सब्जी है, चाय का दुकान है, जितने सारे आप देख रहे हैं, तो आप इस तरह का व्यापार करने का आपको ये जो संविधान है उसके तहत आपको अधिकार दिया गया है। लेकिन हाँ, आप कोई ऐसे व्यापार नहीं कर सकते हैं जिससे आम आदमी को पर विपरीत प्रभाव पड़े, उसके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़े। जैसे बहुत सारे राज्यों में अभी जो है शराबबंदी भी है। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसे रोजगार नहीं कर सकते हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ जाए, है ना। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारी नकली दवाइयाँ आ जाती है। बहुत सारे अभी हाल में देखे थे कि जो सब्जी है उसको कलर करने के लिए, जैसे भिंडी था तो भिंडी को कलर करने के लिए उसमें रंग का प्रयोग किया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया उसको। तो उस देखिए, हाँ, उससे आम आदमी जब खरीदेगा तो उसके स्वास्थ्य पे उसका बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए आप ऐसे कोई रोजगार नहीं कर सकते हैं जिससे आम आदमी को उससे कोई शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान, स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव पड़ता है, आप उसको नहीं कर सकते। देखिए, ये अनुच्छेद 19 है ना,
ये आपको याद करने में बहुत तंग करता है। एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं, उसको से आपको ये याद हो जाएगा, है ना। जैसे हमने कहा कि 19 एक जो का है ना, ये कहता है कि विचार अभिव्यक्ति, उसमें बोलने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है ना। तो देखिए आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि बोलकर लोगों को बुला लीजिए, है ना। लोगों को बुला लीजिए, है ना। एक जगह बुलाने के बाद उसका एक संघ बना लीजिए, एक संगठन बना लीजिए, संगठन बना देंगे, ठीक है। उसके बाद उस संगठन को लेकर के कहीं पे आप चलना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और जहाँ पे आपको, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग दांडी यात्रा देखते थे, है ना। तो जब वो साबरमती से दांडी के लिए निकले थे तो ऐसा थोड़ी था कि माने गए और पहुंच गए, तो कहीं पे विश्राम भी करते थे, है ना। तो वहाँ पे रुक जाना या बस जाना, कहिए बस जाना। उसके बाद अगर कुछ नहीं, आप अब जब वहाँ पे बस जाइएगा तो बसने के बाद में ऐसे थोड़ी खाली बैठिएगा, अरे कुछ तो जीविका चलाने के लिए चाहिए, तो जीविका चलाने के लिए कुछ रोजगार शुरू कर सकते हैं, है ना। रोजगार शुरू कर सकते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6, 19 में ये जो अधिकार हैं 6, उसको याद करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोगों को बुलाइए, बुला करके एक जगह संगठित, देखिए एक सीक्वेंस में जाइए, लोगों को बुला रहे हैं, बुला करके एक जगह संगठित कर रहे हैं, संगठित करने के बाद उसके साथ में अब किस कारण से लाए हैं, एक जगह संगठन हो गया है, एक जगह लोग जमा हो गए हैं, है ना। तो उसके बाद क्या करेगा, कहीं पर चलना है ना भाई, ऐसे ही थोड़ी आ करके सिर्फ बहस कर लेना है, भाषण दे देना, उसके बाद तो कुछ कारण के लिए ही आया होगा ना। चलो बीपीएससी का घेराव करना है, यूपीएससी का घेराव करना है, बीएसएससी का घेराव करना है, तो एक जगह जमा हो गए, उसके बाद हम लोग चलेंगे, कहाँ चलेंगे, तो अपने गंतव्य पर चलेंगे, है ना। और यदि वो जगह आपको पसंद पड़ जाता है तो आप वहाँ पे बस जाइए, और बस जाने के बाद में आप तो कुछ ना कुछ रोजगार के अवसर तो खोजिएगा ही, इसीलिए अगर रोजगार शुरू करते हैं तो आपके पास में रोजगार होना चाहिए। तो ये था कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ये जी है। चूंकि एफ है जो बीच से गायब है, वो हमने बताया कि अब वो कानूनी अधिकार हो गया है। तो ये आपको 19 में इस तरह से अगर याद रखिएगा इसको, तो याद रह जाएंगे हमेशा, नहीं भूलिएगा ये कभी। ये जब आप याद कीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। आइए अगला जो अधिकार है वो जो आर्टिकल 20 में दिया गया है। आर्टिकल 20 में ये कहा गया है कि अपराध के लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, ठीक है। कहता है ये 20 कि अगर कोई अपराध हुआ है ना, तो उसमें आपको क्या अधिकार है, आपको यदि कोई पुलिस उठा करके लेके जा रही है तो उस समय आपका अधिकार क्या है ना। तो इसी संबंध में ये 20 ये बातें करता है। 20 में मुख्यतः 3 बातों का जिक्र किया गया है।
पहला बात ये कहता है कि देखिए, जब आपको जो जिस समय कोई अपराधी करता है ना, जब कोई अपराध हो जाता है ना, तो वो अपराध के लिए, है ना, अपराध के लिए वो जो सज़ा का प्रावधान होगा, तो ऐसा नहीं है कि आज कोई अपराध हुआ और उसको जब पुलिस पकड़ करके ले गई है और मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया गया है, उसको सज़ा होने वाला है, तो इसके लिए कोई अलग से कानून बना दीजिए। नहीं, 20(1) कहता है कि जो वर्तमान में जो कानून है उसी के तहत सज़ा होगी, उसी के तहत सज़ा होगा। कहने का मतलब है कि आप इसके लिए अलग से कोई कानून आप नहीं बना सकते हैं। बातें और इसमें कहा गया है कि देखिए, आपको ये जानने का अधिकार है कि आप जो किस अपराध के लिए आपको दोषी ठहराया जा रहा है ना। क्या बात हो गया। तो जिस समय अपराध हुआ है उस समय जो कानून लागू है उसी कानून के तहत सज़ा होगी। इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं बनाए जाएंगे। ये हमारा 20(1) कहता है, जो पहला बात इसमें सीधे सीधे लिखा गया है। दूसरा बात ये इसमें मेंशन किया गया है, लिखा गया है कि देखिए, एक अपराध के लिए आप 2 बार सज़ा नहीं दे सकते हैं। अगर कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए एक ही बार सज़ा होगा, मतलब एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं। इसका एक अपवाद भी है, जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी है या है, अगर वो किसी भ्रष्टाचार के आरोप में उनको पे कोई कार्रवाई होता है तो उनको जो न्यायपालिका है अगर बरी करता है, फिर भी उसके पर कोई विभागीय कार्रवाई हो सकता है ना। तो ये हमारा ये दूसरी बातें था जो कह रहा था कि आप एक अपराध के लिए आप 2 बार सज़ा नहीं दे सकते हैं। तीसरी बातें जो इसमें कहा गया है कि स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं। ऐसा नहीं है कि जब आपको पुलिस पकड़ के लेके गया है और जब आप मजिस्ट्रेट या न्यायालय के पास जाते हैं तो खुद ही ये बोल रहे हैं कि हाँ हमने ये काम किया है, तो उस तरह से भी नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आप उनको इस तरह से मजबूर नहीं कर सकते हैं कि जैसे आजकल पुलिस पकड़ के लेके जाता है तो क्या करता है कि पूछता है ये काम तुम ही ने ना किया है, ये काम तुम ही किया है। तो वो जो बातें होता है, जिस समय पुलिस के द्वारा ये सब कबूल करवाया जाता है, चाहे तो किसी भी हाल में मार से पीट से जो भी है, तो वो बातें जो है वो न्यायालय में मान्य नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? उसका कारण यही है कि स्वयं के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते हैं। हमने कबूल कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हम ही अपराधी हैं। आपको ये साबित करना पड़ेगा, है ना, कि हाँ वो अपराध हम ही किए हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमने खुद कह दिया तो ये न्यायोचित नहीं होगा, है ना। तो ये स्वयं के खिलाफ में आप गवाही नहीं दे सकते हैं। ये हमारा
जो मौलिक अधिकार है उसमें इस बात का चर्चा किया गया है। आइए अगला देखते हैं, आर्टिकल 21। अगर आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो हम समझते हैं मौलिक अधिकार का ये भी एक क्या कहते हैं, मील का पत्थर ही है। इसमें कहा गया है कि जो 21 है सीधे सीधे कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए इसमें जीवन का अधिकार का बात किया गया है, जीवन का अधिकार, अधिकार, जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार में किस तरह का अधिकार? एक गरिमामय पूर्ण जीने का अधिकार। जीवन का अधिकार सिर्फ मानव के लिए नहीं, जो पशु हैं, है ना, उनके लिए भी जीवन का अधिकार है। आप जब ये पशु संरक्षण अधिनियम 1960 जब पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो 60 पढ़िएगा, तो उसमें पशु के लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं उस सब का विस्तृत चर्चा है। जैसे आप जो अभी हम लोग देखते हैं कि जो चिकन की दुकान होता है या तो मटन की दुकान होता है, इस सब में क्या करते हैं कि या तो खस्सी है उसको क्या किया, गर्दन काट करके ऐसे लटका देता है। तो इस तरह से एक कानूनी अपराध है 1960 के तहत। आप किसी पक्षी को आप माने शिकार नहीं कर सकते हैं, आप उसको खुला में नहीं काट सकते हैं। जैसे आप मुर्गे को देखते हैं, मुर्गा जब खरीदने जाते होंगे तो देखते होंगे उसका गला थोड़ा सा रहता और उसको एक बर्तन में डाल दिया जाता है, बहुत देर तक छटपटाते रहता है। तो वो एक अपराध है 1960 के तहत। और वही बात ये जीवन के अधिकार में ये कहा गया है आर्टिकल 21 में, जिसमें मानव का अधिकार और पशु पक्षी या जानवर, सीधे कहिए एनिमल्स, जानवर, ये दोनों का अधिकार शामिल है। देखिए एक बात है और आप जान लीजिए कि जो हमने कहा कि जीवन का अधिकार और कैसा जीवन, एक गरिमामय पूर्ण जीवन। हाल के दिनों में या तो हाँ कुछ वर्षों में न्यायपालिका ने समय समय पर इसकी व्याख्या जो किया है वो बहुत ही विस्तृत है। आप जितने सारे ये जब पढ़ रहे हैं आप, और आपके जो जीवन का अधिकार के संबंधित जितने सारे विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, जितनी सोच आप सोच सकते हैं, जैसे हमको स्वच्छ हवा का अधिकार होना चाहिए, हमको बिजली का अधिकार होना चाहिए, हमको स्वच्छ पानी का अधिकार होना चाहिए, हमारा फ़ोन रिकॉर्ड ना हो इसका अधिकार होना चाहिए, सूचना का अधिकार होना चाहिए। ये सब जितनी सारी अधिकार की बात किया गया है वो आपको 21 आर्टिकल के अंतर्गत समाहित है। न्यायपालिका इस पे हमेशा ये निर्णय देते रहते हैं, है ना, कि क्या क्या इस जीवन के अधिकार में आपको क्या क्या अधिकार हैं। कहने का मतलब है कि आप अभी जितने सारी बातें आप सोच सकते हैं वो सारे अधिकार यदि कहा जाए तो वो 21 में ही समाहित है, जीने का अधिकार से लेकर। हाँ, लेकिन एक बात और कहा गया है इसमें, जीवन का अधिकार तो है ये, जीने का अधिकार, लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। हाँ, मरने का आपको अधिकार नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि जीवन का अधिकार दिया तो मरने का अधिकार है, मरने का अधिकार आपको नहीं है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इच्छा मृत्यु की बातें किया जाता है ना, इच्छा मृत्यु की बातें, और कहीं पे इसको माना भी गया है। हालांकि भारत में
2-4 साल पहले इस मुद्दे पर भी बहुत विवाद हुआ था। एक क्या नाम था उनका, बॉम्बे का मामला था। तो इच्छा मृत्यु की जाहिर किया था कि हमको इच्छा मृत्यु दिया जाए। उस पे बहुत सारा विवाद हुआ था। अंत में न्यायपालिका ने कहा कि देखिए, जो इच्छा मृत्यु है ना, ये दो तरह के है ना, दो तरह से होता है। एक होता है निष्क्रिय, जिसको यूथनेसिया कहते हैं। तो इसको भारत में मानता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, है ना। यूथनेसिया कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा स्थिति में है कि बहुत सालों से वो कोमा की स्थिति में है, जो माने कोई संभावना नहीं है कि ये फिर से जो आम इंसान है उसके जैसा हो सकता है। ऊपर से जब वो उतने साल से है तो पूरा मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसी पे उसका जीवन चल रहा है। परिवार के लिए भी एक समस्या हो जाता है, क्योंकि अब जो मेडिकल खर्च होते हैं तो आर्थिक स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि संभावना माने न के बराबर रह जाता है। तो उसका जितने सारे इक्विपमेंट होते हैं जिस पे उस व्यक्ति को जिंदा रखा जा गया है, और वो भविष्य में कभी जो माने ठीक नहीं हो सकता है, तो उस स्थिति में न्यायपालिका ने कहा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट उसको में लगा हुआ है, आप उसको हटा करके और उसको इच्छा मृत्यु दे सकते हैं, है ना। दो तरह के होते हैं ये निष्क्रिय होता है, दूसरा होता है सक्रिय, है ना। तो ये है भारत में ये मान्य है। जो ऐसी स्थितियां होती है जहाँ पे व्यक्ति से का अब जो ठीक होने की संभावना पूरी तरह से नहीं के बराबर होता है, नहीं होता है, उस स्थिति में उसको जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है उसका शरीर बॉडी से, उसको धीरे धीरे हटा दिया जाता है और अंततः वो मृत्यु का प्राप्त कर लेता है। तो ये भारत में इसको मान्य है। निष्क्रिय में होता है कि व्यक्ति है और वो कोई ऐसे रोग से पीड़ित है जो बहुत दर्द होता है, बहुत उसको सहना कठिन होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो उसमें होता है कि कोई इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो ये भारत में मान्य नहीं है। कहने का मतलब है कि जब हम जो जीवन का अधिकार देखते हैं आर्टिकल 21 के तहत, तो जीवन का अधिकार सिर्फ जीवन का अधिकार मानव के लिए नहीं, जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए भी है। पशु पक्षी ये सब जितने हैं उसके लिए समय समय पे कानून भी बनाया गया है। और जीवन के अधिकार में ये मरने का अधिकार नहीं है ना, मरने का अधिकार नहीं है। और जीवन के अधिकार में एक कैसा अधिकार चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, तो एक गरिमामय पूर्ण होना चाहिए, जिसमें आप जितना तक बातें सोच सकते हैं उन सब अधिकार समाहित है। एक बात और भी है इसमें, जो 86वां संविधान संशोधन आप देखे होंगे। 86वां संविधान संशोधन जो था, संविधान संशोधन है जिसके तहत 21A जोड़ा गया है ना। देखिए, जब आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल में जब बड़ा वाला ए जब दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वो मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़े गए हैं। 86वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया और इसके तहत एक अधिकार दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार
कहने का मतलब है कि जो भी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको यह अधिकार है कि वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके, है ना। शिक्षा, देखिए हमने कहा कि मौलिक अधिकार वह अधिकार है कि जो अगर नहीं आपको मिलता है तो आप न्यायपालिका के सहारा ले सकते हैं। हाँ, देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये बातें जो था ना वो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 45 में इसका वर्णन था, जो यहाँ से उठा करके और अब इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्योंकि हमने कहा था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में एक बहुत बड़ा अंतर है कि आप इसके यदि आपको नहीं मिलता है अधिकार ये, तो आप न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक ऐसा अधिकार है कि आप उसको हासिल करने के लिए न्यायपालिका की सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि उसका जो इम्प्लीमेंट होता है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार का आर्थिक स्थिति कैसा है, सामाजिक स्थिति कैसा है ना, जो उससे क्या हानियां हो सकती है। तो ये सब बातें हैं जो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। और यही कारण था कि ये जो 45 के अंतर्गत जो 6 वर्ष से और 14 वर्ष तक के बच्चों को ये शिक्षा देने की बात थी, उसको जब तक ये नीति निर्देशक तत्व में था तो सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। तो यहाँ से 86वां संविधान संशोधन करके और इस जगह से उठा करके और 21 ए जोड़ दिया गया और इसी के तहत ये 6 वर्ष या 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल कर दिया गया। अभी उसमें जो 6 वर्ष से कम बच्चा है 6 वर्ष से जो कम आयु का बच्चा है ना, उसके लिए उसमें ये प्रावधान कर दिया गया है। आगे हम लोग जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो इस सब एक बार फिर से विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। ये 21 था हमारा, ठीक है। 22 देख लेते हैं, 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 जब हम लोग देखते हैं तो ये कहता है गिरफ्तारी एवं निरोध, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, है ना। निरोध कहने का मतलब है इसको एक बार आप नहीं समझिएगा तो इसको कह लीजिए नज़रबंद, है ना। ये 22 में बातें किया गया है। 22 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है ना, हिरासत में लिया जाता है, तो उसको ये जानने का अधिकार होगा कि उन्होंने क्या किया है, उनका अपराध क्या है। अपराध क्या है ये जानने का अधिकार है कि आखिर उनको जो गिरफ्तार किया गया है क्यों किया गया है ना। दूसरी बात कि ये तो बताना ही है प्लस कि आपको उस जो व्यक्ति जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। आप ये नहीं कह सकते कि कोई वकील से आपको बात नहीं करवाएंगे। अगर वो कहता है कि हमको फला वकील से बात करवाओ तो वो करवाना पड़ेगा। तीसरी बातें हैं कि उस व्यक्ति को जिसको आपने माने गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या सक्षम अधिकारी के पास आपको उपस्थित करवाना पड़ेगा।
एक बात और जान लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए ये जो 24 घंटा का समय दिया गया है ना, इसमें जो यात्रा का समय होता है, यात्रा का समय समय शामिल नहीं होता है, नहीं होता है। सारा खेला इसी जगह पे हो जाता है ना। 3 बातें ये कहा गया जो गिरफ्तारी से संबंधित था कि आपने किसी व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया है, तो वो व्यक्ति ये जानने का अधिकारी है, अधिकार रखता है कि हमको क्यों गिरफ्तार किया गया है, और वो अपने वकील से ये सलाह मशवरा करने के लिए भी अधिकारी है। दूसरी कि आप जब गिरफ्तार कर लिए हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर कोई मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने आपको उपस्थित कराना पड़ेगा। ये बातें आपको याद रखना है कि वो जो 24 घंटा का समय है उसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता है, यात्रा का समय जोड़ा नहीं जाता है ना। जैसे आप मान लिए कि इतने बड़े ज़िले हैं, ज़िला का लास्ट जो होता है बाउंड्री एक तरह से, उस जगह पे कोई थाना है और वहाँ से कोई पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो दूसरे जगह पे ले जाने में, है ना, जो ज़िला मुख्यालय होता है या तो ये जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने उनको उपस्थित करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट दूरी है, 4-5 घंटे का समय उसमें भी लग जाएगा। तो उसी जो यात्रा का समय होगा वो यात्रा का समय नहीं जुड़ागा। 22 में एक बातें और स्पष्ट किया गया है जो कह रहे हैं कि नज़रबंद, है ना। देखिए हाँ, स्वतंत्रता की जब लड़ाई भारत में लड़ी जाती थी तो बहुत सारे लोगों को जब कोई सम्मेलन, सभा या कोई आंदोलन शुरू होने वाला रहता था या आंदोलन करने वाले होते थे, तो क्या करते थे कि जितने बड़े बड़े नेता होते थे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन आप पढ़े होंगे, तो जितने बड़े बड़े नेता होते थे उनको पकड़ करके एक जगह रख दिया जाता था। घर है तो घर ही में उसको लॉक कर दिया जाता था कि यहाँ से आपको निकलना नहीं है। उसी को हम लोग कहते हैं नज़रबंद करना। सरकार और यहाँ पे जो दिया गया है नज़रबंद का मतलब है कि क्यों किया जाएगा। तो देखिए ये अपराध होने से पहले, ठीक ना, उस व्यक्ति को जिससे पे ये शंका है कि ये अपराध कर सकता है, तो होने से पहले उसको रोकना पहला काम, कि अपराध ना हो। इसके लिए जो शक जिस व्यक्ति पर, जैसे इलेक्शन की जब अभी भी भारत में जब इलेक्शन होता है तो क्या होता है कि जो जहाँ पे इलेक्शन होने वाला है तो उस एरिया के जितने सारे जो अपराधी टाइप के व्यक्ति होते हैं या जिन पे कोई शक होता है कि ये कुछ गड़बड़ी फैला सकता है, उन सब को जब तक वोटिंग ख़त्म नहीं होता तब तक उनको थाना में बैठा दिया जाता है, लेकर के थाना में बैठा दिया जाता है। तो यही है नज़रबंद कि आप को अपराध से रोकने के लिए ये किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ कानूनी बातें भी हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को 3 माह से अधिक आप उसको नज़रबंद करके नहीं रख सकते हैं, है ना। अगर उसमें आपको और अधिक रखना है ना, अगर रखना है तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, कानून लेकर के आना पड़ेगा कि इसको और आगे बढ़ाना है। देखिए ये जो नज़रबंद वाली है तो मुख्य रूप से तो है कि अपराध होने से पहले, ताकि अपराध ना हो, उसके लिए किया जाता है। दूसरी बात है कि जिसको सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है ना, उसके लिए किया जाता है। नज़रबंद कुछ नहीं होता है, वो कुछ दिन के लिए उस व्यक्ति को मुख्य धारा से अलग, एक तरह से जेल का ही जैसा होता है,
लेकिन जेल अलग है। और ये कहीं पे घर में भी आपको रख दिया जाता है, या आप किसी मोहल्ला में हैं, मोहल्ले का है तो मोहल्ला से आपको कह दिया जाएगा कि आपको इस मोहल्ले से आपको बाहर नहीं जाने हैं, ठीक है। और या कह दिया जाएगा कि आप इस जिला से आप नहीं जा सकते हैं। तो ये सब बातें होता है जो नज़रबंद में है। और ये 3 माह से अधिक नहीं होते हैं। यदि आप 3 माह से अधिक को माने चाहिए तो उसके लिए अलग से कानून बनाना पड़ेगा, है ना। इसका तो ये नज़रबंद के संबंध में जो बातें कहा गया है, इसके तहत भी व्यक्ति का अधिकार है, भारत के नागरिक को अधिकार है। और ये जो विदेशी होंगे, जो शत्रु देश के हैं, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। हालांकि बहुत सारे विरोध भी इस पे हुआ है, क्योंकि देखिए आजकल राजनीति है तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को भी नज़रबंद कर दिए जाते हैं जिनको से राजनीतिक फ़ायदा लेना होता है ना। तो ये हम देख रहे थे कि स्वतंत्रता का अधिकार में हमने देखा कि जो 19 है, जिसमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहला था कि विचार अपना व्यक्त कर सकते हैं, आप लोगों को बुला करके एक जगह जमा कर सकते हैं, और जमा करने के बाद में आप उसका संगठन बना सकते हैं, ठीक है। संगठन बना सकते हैं, बनाने के बाद आप कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं, भ्रमण करते हैं कहीं भी आप जा कर के भी बस भी सकते हैं, और कोई रोजगार वृत्ति आप कर सकते हैं। ये था 19 में। 22-20 कहा कि अपराध के लिए आपको क्या किया है। तो वैसा जब कोई अपराध किया है तो जिस समय अपराध हुआ है उसी कानून के तहत, जो उस समय कानून लागू है, उसी कानून के तहत उसको सज़ा दिया जाएगा। एक अपराध के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं होगी, और खुद के माने स्वयं के खिलाफ में आप गवाही नहीं दे सकते हैं। ये 20 में बातें कहा गया था। 21 में कहा गया कि जीवन का अधिकार, जिसमें हमने बताया कि वो मानव के लिए भी होगा और पशु पक्षी के लिए भी होगा। जीवन कैसा होना चाहिए, तो एक गरिमामयपूर्ण जीवन होना चाहिए, जिसमें आप जितने तरह के आप सोच सकते हैं। हमको स्वच्छ हवा की ज़रूरत है, स्वच्छ पानी की ज़रूरत है, हमको अच्छा स्वास्थ्य की ज़रूरत है, अच्छा मेडिकल सुविधा की व्यवस्था की ज़रूरत है, बिजली की आवश्यकता है, बिजली का माने अधिकार होगा, जिसको सूचना का अधिकार कहते हैं, सूचना का अधिकार होगा। आपका कोई फ़ोन टेप नहीं करे, उसका अधिकार होगा। मतलब कहने का मतलब है कि हर तरह के अधिकार जो होगा वो आर्टिकल 21 में वो वर्णित है। 21A का बात किया हमने कि 21A 86 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और उसके तहत आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है ना। उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। मरने का अधिकार के बारे में हमने बताया कि एक इच्छा मृत्यु जो विवाद का विषय था, हालांकि निष्क्रिय शिक्षा मृत्यु का मान्यता भारत में दिया गया है। 22 कहा कि आप अगर कोई व्यक्ति है और उसको गिरफ्तार किया जाता है तो ये बताना जरूरी होगा कि क्यों किया गया है। उसको अपने वकील से सलाह लेने की भी अधिकार होगा। ये भी अधिकार होगा कि उसको 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने आपको उपस्थित करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें एक और बातें कहा गया था, वो निवारण नज़रबंद के बारे में, है ना। उसमें आपको 3 माह से अधिक नहीं रखा जा सकता। अगर उस तरह से होता है तो उसके लिए विधि बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था। हाँ, अब हम लोग इसको में देखते हैं। अगला जो अधिकार दिया गया है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपको जो है आर्टिकल 23 और 24 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, 24 में इसका वर्णन किया गया है
अनुच्छेद 23 यदि हम देखते हैं, है ना, अनुच्छेद 23 यदि हम देखते हैं तो इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि मानव व्यापार एवं बालाश्रम पर रोक। कहता है ये कि देखिए, किसी भी मानव का आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, है ना, बच्चों का, महिलाओं का किसी तरह से शोषण नहीं होना चाहिए, कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। हालांकि इस कानून का कभी कभी उल्लंघन भी होता है, जब कहीं पर कोई व्यक्ति है और आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति होता है जो दूसरे देश में व्यक्ति को बिना वीज़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप किसी दूसरे एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत होता है ना, पासपोर्ट तो चाहिए ही, उसके साथ में आपको वीज़ा की ज़रूरत होता है। वीज़ा होता है कि जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश का अनुमति पत्र होता है कि हाँ आप मेरे देश में आ सकते हैं, किस कारण से आ रहे हैं, वो सारी की सारी चर्चाएँ होता है कि मैं फलना काम से आ रहा हूँ, तब जा कर के उसको कहता है सरकार कि हाँ आप यहाँ पे आ सकते हैं। वो एक वीज़ा होता है, एक अनुमति पत्र होता है। वो अनुमति पत्र का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि हम आप कोई भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और कानूनी रूप से गए हैं, आप बजाते वीज़ा से लेकर के गए हैं, तो वो आपको जो भी, मान ली कि वहाँ पे जा गया व्यक्ति, वहाँ पे गुम हो गया, ठीक है, तो उसको, मान ली कि भारत का व्यक्ति था तो कोई देश में गया था, तो उस देश को, भारत सरकार को ये बताना पड़ेगा। अगर वो उसका लाश भी मिल जाएगा कितनों साल, ठीक ना, तो उसको भारत को सौंपना ही होगा। ये एक रजिस्टर्ड होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति है जो गैर कानूनी रूप से, बहुत सारे एजेंट होते हैं जो गैर कानूनी रूप से दूसरे देश में भेज देते हैं, उसको इस भाषा में कहते हैं कबूतरबाजी, है ना। कहने का मतलब है कि आर्टिकल जो 23 है ये मानव दुर्व्यापार पर, कि मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, उसको पे और प्रतिबंध लगाता है। ये कबूतरबाजी शब्द जो है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कबूतरबाजी। जब गैर कानूनी रूप से किसी दूसरे देश में किसी व्यक्ति को भेजा जाता है ना, तो उसको हम लोग कबूतरबाजी कहते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा, अमेरिका से ट्रम्प साहब ने बहुत बेड़ियाँ लगा करके और भारत में भेजा, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे उसमें जो डायरेक्टली अमेरिका नहीं गए, वो दूसरे देश से होते हुए और गैर कानूनी रूप से वहाँ पे गए थे, है ना। तो ये सब बातें हैं जो आर्टिकल 23 में है। बालाश्रम, दो बातें इसमें लिखा गया था, एक मानव व्यापार और बालाश्रम। बालाश्रम का मतलब कहने का है कि आप किसी व्यक्ति से आप ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते हैं, कोई बेगारी आप नहीं करवा सकते हैं, बलपूर्वक काम नहीं, ठीक ना। मैं कोई ज़बरदस्ती आप काम नहीं ले सकते हैं, है ना, ज़बरदस्ती आप काम नहीं ले सकते हैं। बेगारी आप नहीं ले सकते। बेगारी का मतलब होता है कि काम करवा लिए, आप पैसा नहीं दिए, उसका मजदूरी है जो नहीं दिए। लेकिन यदि सरकार कोई सामाजिक कार्य कर रही है और ये जब कहा जाता है कि जिनको इच्छा से अगर कोई अपना श्रम दान करना चाहते हैं, तो वो है जो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि व्यक्ति स्वयं उसमें शामिल होता है और अपना श्रम का योगदान देता है, तो वो इसमें नहीं आएंगे, है ना। तो आप बेगारी हो गए, ठीक है, आप बलपूर्वक उसको से आप नहीं ले सकते हैं। क्या कहते हैं, आप रोजगार
बलपूर्वक आप उससे काम नहीं ले सकते हैं, बेगारी नहीं ले सकते हैं। इन सारी बातों का ये चर्चा आर्टिकल 23 में किया गया है। आइए 24 देखते हैं। आर्टिकल 24 कहता है कि कारखाना में बालक नियोजन पर प्रतिबंध। खानों में बालक नियोजन पर प्रतिबंध, है ना। देखिए स्पष्ट रूप से ये 24 कह देता है कि 14 वर्ष, है ना, 14 वर्ष से यदि कम व्यक्ति, 14 वर्ष से यदि किसी व्यक्ति का उम्र कम है तो आप किसी भी स्थिति में आप उसको किसी कारखाना में आप काम पे नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए बजाते कानून भी बना, बाल श्रम एवं संरक्षण अधिनियम 1986 आप पढ़ते होंगे। 1986 में एक कानून बना था, बाल श्रम एवं संरक्षण अधिनियम है, ये एक्ट है। आपको कारखाना अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948 भी इन सब की बातें किया गया है। इसमें कहा गया था कि कुछ ऐसे कार्य हैं जहां पे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें ये जो बाल श्रम उन्मूलन जो संरक्षण जो 1986 का कानून था, 2016 में इसमें संशोधन किया गया और ये जो 86 एक्ट में कहा गया था कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको में बालकों को लगाया जा सकता है, ये पूरी तरह से 2016 में बालक संरक्षण अधिनियम जो लाया गया उसके तहत पूरी तरह से पूर्णतः पाबंद लगा दिया गया। मतलब अब ये जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बारे में जो कहा जा रहा था कि नियोजन पर प्रतिबंध होगा, ये सारी बातें इसमें अब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये हमने आज स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखे। ये हमारा कल हमने देखा था वो समता का अधिकार, आज हमने ये दोनों को टॉपिक को देखा है। हम समझते हैं कि ये आपको बातें समझ में आया होगा। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस सब यहाँ से पूछे जाते हैं। अगले क्लास में हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो यदि आपको ये क्लास अच्छा लगता है, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या इसमें सुधार हो सकता है ना, ये सारी बातें भी आप कमेंट के द्वारा हमको बता सकते हैं, कहाँ कहाँ और बेहतर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद,